जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने आर्म फोर्सेस में इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो आर्म फोर्सेस में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस में जो तीसरे आते हैं वो आते हैं इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट हमारे देश में कैसे हुआ। ठीक। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनका क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उनके रैंक का क्या स्ट्रक्चर है, ऑफिसर्स रैंक का क्या स्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो एयरफोर्स यूज करती है। ठीक। तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय वायुसेना, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें, द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज नभः स्पृशम दीपम तम, टच द स्काई विथ विक्ट्री। मतलब देखिए, भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम, इसका मतलब होता है जीत के साथ आकाश को छू। टच द स्काई विथ विक्ट्री, जीत के साथ आकाश को छू। इसके अलावा अगर हम बात करें, द इंडियन एयरफोर्स इज द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। देखिए, हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो भारतीय सशस्त्र बल सेना की हवाई शाखा है। ठीक है, एयर आर्म। एयर आर्म का मतलब होता है हवाई शाखा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर आर्म कौन है? नेवी। ठीक है। जैसे अगर, ठीक है, और अगर लैंड की बात करें तो लैंड के लिए कौन है? आर्मी। तो इंडियन एयर फोर्स इज द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, मतलब भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बल सेना की हवाई शाखा है। इट प्रोटेक्ट्स द एयर स्पेस ऑफ इंडिया एंड कंडक्टेड एयर वॉरफेयर इन द केस ऑफ वॉर। देखिए, ये बेसिकली जो इंडियन एयर फोर्स है, ठीक है, ये भारत के हवाई क्षेत्र की रक्षा करता है। देखिए, जमीनी क्षेत्र की रक्षा कौन करता है? आर्मी। समुंदर की रक्षा कौन करता है? नेवी। तो वैसे ही हवाई, अगर हम बात करें हवाई क्षेत्र की रक्षा, इंडियन एयर स्पेस की, इसकी रक्षा कौन करता है? इंडियन एयर फोर्स। ठीक है। और युद्ध की स्थिति में एयर के थ्रू वॉरफेयर ये संचालित करता है। मतलब जो हवा से जो अटैक होता है वो कौन करता है? वो एयरफोर्स करता है। ठीक है, युद्ध के टाइम पर। ठीक। तो इट प्रोटेक्ट्स द एयर स्पेस ऑफ इंडिया एंड कंडक्ट एयर वॉरफेयर इन केस ऑफ वॉर। मतलब यह भारत के हवाई क्षेत्रों की रक्षा करती है तथा युद्ध की स्थिति में हवाई युद्ध संचालित करती है। It was established by the British Empire on 8th October 1932 as an auxiliary to the Royal British Air Force। देखिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। ठीक है। और इसको सबसे पहले रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स कहा जाता था। ठीक है, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के सहायक के रूप में देखा गया था इसको। मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर एयरफोर्स स्टैब्लिश करी, और जो उनकी खुद की एयरफोर्स थी, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स, उसके एक तरीके से सपोर्टर के रूप में या सहायक के रूप में इसको देखा गया था। इसके बाद बात करें, ऑन 1 अप्रैल 1933 द फर्स्ट स्क्वाड्रन वाज अपॉइंटेड इन द इंडियन एयरफोर्स which was given Westland Wapiti airplanes and a group of 5 Indian pilots was also formed। देखिए, 1 अप्रैल 1933 को इंडियन एयरफोर्स को सबसे पहला स्क्वाड्रन दिया गया। ठीक है, द फर्स्ट स्क्वाड्रन वाज अपॉइंटेड। ठीक है, पहले स्क्वाड्रन की नियुक्ति किसने करी? भारतीय वायुसेना में। ठीक है, जिसे कहां भेजा गया? वेस्टलैंड वेपिटी, हवाई जहाज दिए गए। इसके अलावा 5 भारतीय पायलटों का भी समूह बनाया गया। 5 इंडियन पायलट्स ग्रुप वॉज ऑल्सो बीन फॉर्म। मतलब 5 भारतीय पायलटों का समूह बनाया गया। ठीक। किंग जॉर्ज सिक्स gave the honor of adding the word royal before the name of the air force in 1945 for the service rendered in the second world war। देखिए, किंग जॉर्ज सिक्स ने एयर फोर्स के नाम के आगे रॉयल शब्द
ठीक है, रॉयल शब्द जो था उसका लगाने का सम्मान, ठीक है, किंग जॉर्ज फाइव ने 1945 में दिया, क्योंकि जो सेवाएं उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध के समय पर एयरफोर्स ने दी थी, तो उनके सम्मान में जो किंग जॉर्ज सिक्स थे उन्होंने ऑनर किया बाय एडिंग द वर्ड बिफोर द नेम ऑफ द एयरफोर्स। क्लियर है? ठीक, तो रॉयल नाम कैसे पड़ा? किंग जॉर्ज सिक्स ने इसको ऑनर में दिया 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक, उसके एवज। इसके अलावा अगर हम बात करें, टिल दी 1950 द नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉज रॉयल इंडियन एयरफोर्स, बट आफ्टर द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950 द वर्ड रॉयल वॉज रिमूव्ड एंड इट वॉज कॉल्ड भारतीय एयरफोर्स। देखिए 1950 तक इंडियन एयरफोर्स का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा देश रिपब्लिक हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम पर रॉयल नाम जो था, रॉयल नाम, ठीक है, उसको हटा दिया गया, ठीक, और उसकी जगह पर क्या नाम बन गया? इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स, ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या नाम बन गया? भारतीय एयरफोर्स। क्लियर? अब देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, ठीक है। देखिए अंग्रेजों के टाइम पर ही इंडियन एयरफोर्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पर इसको जो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया, और जो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स थी उसका एक सहायक के रूप में इसको माना गया, ठीक, उसके एक सहायक के रूप में इसको माना गया, ठीक। और चूंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर आप ध्यान दें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, यहां पर डेट देखिए क्या लिखा है, 8 अक्टूबर, इसीलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। मैंने आपको सभी डे बताए थे, नेवी डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, तो 8 अक्टूबर जो है वो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, तो 8 अक्टूबर को इसीलिए क्या मनाया जाता है? एयरफोर्स डे, ठीक। मैंने आपको नेवी डे भी बताया था, मैंने आपको आर्मी डे भी बताया था, ठीक। तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आया? तो 1950 में जब हमारा देश रिपब्लिक बना तो उस टाइम पर रॉयल नाम एयरफोर्स से हटा करके और फिर क्या कर दिया उसको? इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है भारतीय वायुसेना के? The primary objective of Indian Air Force is to protect the country and the country's airspace in collaboration with the Navy and the Army। देखिए सबसे प्रमुख अगर उद्देश्य की बात करें तो भारतीय वायुसेना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है देश के हवाई क्षेत्रों की रक्षा करना, एयर स्पेस की, मतलब देश की और इसके अलावा देश के वायु क्षेत्रों की, हवाई क्षेत्रों की रक्षा करने का काम है। और ये किसकी सहायता से? नेवी और आर्मी की सहायता, साथ मिलकर रक्षा करना, ये सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक। तो भारतीय वायुसेना का प्राथमिक उद्देश्य देश और देश की हवाई क्षेत्रों की रक्षा करना। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर और एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव या हम कहें द्वितीय उद्देश्य क्या है? अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो एयर फोर्स के जो प्रशासन है, ठीक है, उसकी मदद करने का काम भी कौन करती है? एयरफोर्स करती है, ठीक है, मतलब सेना को, ठीक है, ठीक है, तो मतलब इसमें प्रकार की आंतरिक गड़बड़ी हो तो वायुसेना प्रशासन की सहायता कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स करती है। समझ में आया आपको? तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा बात करें द इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड्स एयर सपोर्ट टू द आर्मी इन द वॉर जोन एंड हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन एयर लिफ्टिंग द आर्मी। देखिए इंडियन एयरफोर्स बेसिकली हमारी जो आर्मी होती है, थल सेना जो होती है, उनकी सहायता करती है। जैसे आपने देखा हो कई बार
जब कभी थल सेना के जैसे थल सेना के बस की नहीं रहती है कि मतलब जैसे वो कहीं पर चढ़ाई पे नहीं कर पा रहे हैं या चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उस टाइम पर भारतीय एयरफोर्स की मदद ली जाती है और भारतीय एयरफोर्स क्या करती है, आर्मी को वॉर जोन में पूरी तरीके से क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है। और इवन अगर आर्मी में कोई घायल हो जाता है तो उनको एयरलिफ्ट करने का काम और उनको टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम भी कौन करती है, इंडियन एयरफोर्स। समझ में आया आपको। अगला बात करें, द एयरफोर्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए जैसे इक्विपमेंट्स अगर पहुंचाने हैं, ठीक है, एम्युनिशंस पहुंचाने हैं, तो उन उपकरणों को पहुंचाने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए भी किसकी मदद ली जाती है, एयरफोर्स की मदद ली जाती है। ठीक है, मतलब जैसे आपको कहीं पर कोई बटालियन है, ठीक है, उनके पास एम्युनिशंस पहुंचाने हैं, ठीक है, इमीडिएट, तो किसकी मदद ली जाएगी, एयरफोर्स की मदद ली जाएगी ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके इक्विपमेंट्स को। इसके अलावा बात करें, द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड स्पेस सेल इन कोलैबोरेशन विद द अदर टू ब्रांचेस, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। देखिए भारतीय वायुसेना जो है, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की कार्यप्रणाली को अन्य दो शाखाओं, ठीक है, जिसमें स्पेस मंत्रालय है, स्पेस मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर संचालित करती है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड स्पेस सेल जो है, इसकी फंक्शनिंग के लिए ये कोलैबोरेशन करते हैं दो इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, इंडियन फोर्स एयरफोर्स ऐसे ऑपरेट करती है। इसके अलावा बात करें, सेविंग द लाइव्स ऑफ कॉमन सिटीजन्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। देखिए जिंदगियां लोगों की बचाना ड्यूरिंग प्राकृतिक आपदा, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सिर्फ आर्मी ही नहीं, एयरफोर्स भी, एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स जो होते हैं वो यहाँ पर राहत बचाव कार्य के लिए लगते हैं। ठीक है, तो सेविंग द लाइव्स ऑफ कॉमन सिटीजन्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। इसके बाद करें, इवैक्यूएटिंग इंडियन स्टैंडर्ड अबॉर्ड। देखिए कहीं पर भी अगर भारतीयों को बाहर निकालना है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा हो कि कई सारी वॉर सिचुएशंस हुई, जैसे आप देखें ईरान और इसराइल के बीच वॉर सिचुएशन हुई, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल ही रहा है, तो वहां से अगर भारतीयों को बाहर निकालना है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए थे अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए। क्लियर। तो उसमें भी कौन सहायता करता है, उसमें भी आपकी जो जो है क्या कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स है, वो मदद करती है। मतलब फंसे भारतीयों को विदेश से निकालने में भी कौन मदद करता है, इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा बात करें, अरेंजिंग ट्रेवल्स फॉर वीआईपीज। देखिए जो वीआईपी लोग होते हैं, अति महत्वपूर्ण लोग, उनके लिए यात्रा का प्रबंध करने का काम भी कौन करता है, इंडियन एयरफोर्स। ठीक, तो ये सारे इंडियन एयरफोर्स के ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव अपने देश की और अपने देश की एयर स्पेस की रक्षा करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता देना अगर कहीं नेचुरल डिजास्टर या इंटरनल डिस्टर्बेंस है। एयरफोर्स का एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना आर्मी को युद्ध के क्षेत्र में, और उसके अलावा आर्मी में अगर कोई घायल होता है तो उसको एयरलिफ्ट करने का काम। एयरफोर्स जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम भी करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस और इसरो के साथ मिलकर के इंटीग्रेटेड स्पेस सेल पे भी काम करता है और आम लोगों की भी जिंदगी बचाता है ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। फिर इसके अलावा भारतीयों को जो फंस जाते हैं उनको विदेशों से निकालने का काम वो करता है। ठीक, और उसके बाद फिर वीआईपीज के भी ट्रैवलिंग का इंतजाम करता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए इंडियन एयरफोर्स के। अब अगला बात करते हैं, सिविल असिस्टेंस, नागरिक सहायता। इंडियन एयरफोर्स कैसे नागरिकों की सहायता करती है, अब हम उसको देखते हैं। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन एंड हेलीकॉप्टर यूनिट्स प्ले एन important role along with peace. They provide assistance in time of need. Some of the tasks performed by them are as follows. देखिए यातायात स्क्वाड्रन तथा हेलीकॉप्टर इकाई शांति के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड असिस्टेंस इन टाइम्स ऑफ नीड। उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। सम ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड बाय देम आर एज फॉलोज। फ्लड रिलीफ एंड इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज,
देखिए कहीं पर भी अगर बाढ़ या ऐसी कोई नौबत आ जाती है, ठीक है, तो वहां पर राहत बचाव कार्य करना और राहत देना और हताहतों को निकालना, ये काम कौन करती है? इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा पिकिंग अप एंड डिलीवरिंग रिलीफ मटेरियल्स एंड पैसेंजर्स ड्यूरिंग फ्लड्स। देखिए बाढ़ के समय सहायता सामग्री एवं यात्री उठाना एवं पहुंचाना, ठीक है, मतलब जैसे रिलीफ मटेरियल्स, बहुत सारे खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता है, तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स करती है। इसके अलावा रेस्क्यूइंग पीपल बाय हेलीकॉप्टर्स ड्यूरिंग डिजास्टर। जब भी कभी डिजास्टर्स होता है, ठीक है, या आपदा आती है, ठीक है, तो आपदा के समय में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बचाने का काम कौन करता है? एयरफोर्स करती है। इसके अलावा बात करें हेल्पिंग ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स, ठीक, जब भी कभी चक्रवात आता है या भूकंप आता है, तो उसमें भी सहायता कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स करता है। क्लियर है? ठीक, तो ये था सिविल असिस्टेंस, ठीक है, नागरिक सहायता जो एयरफोर्स करता है, मदद किसकी? लोगों की मदद करता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे हमने आर्मी का पढ़ा था, नेवी का पढ़ा था, वैसे ही अब हम एयरफोर्स का भी पढ़ेंगे। ठीक, एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था, जैसे आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी सबसे ऊपर आता है कमांड, ठीक है, ये आर्मी में भी आप देखिए, आर्मी में भी कमांड थे, नेवी में भी कमांड थे, ठीक, तो वैसे ही एयरफोर्स में भी क्या है? कमांड्स। ठीक, इनमें अगर हम बात करें, द एयरफोर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल एंड 2 फंक्शनल कमांड्स। देखिए एयरफोर्स में भी कितने कमांड हैं? 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2 फंक्शनल कमांड है। आप याद करिए आर्मी में हमारे 6 ऑपरेशनल कमांड थे और 1 फंक्शनल कमांड था, ठीक है, और यहां पर 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड है। जबकि नेवी में अगर हम बात करें तो 3 कमांड्स थे हमारे। ठीक, ईच कमांड इज हेडेड बाय एन एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल। ठीक है, देखिए हर कमांड को हेड कौन करता है? एयर मार्शल, जिसकी रैंक क्या हो? कमांडर इन चीफ इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल। ठीक है, तो एयर ऑफिसर इज हेडेड ईच कमांड। इसके अलावा अगर हम बात करें, द पर्पस ऑफ ऑपरेशनल कमांड इज टू कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस यूजिंग एयरक्राफ्ट इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं, ठीक है, इनका काम बेसिकली होता है युद्ध के समय पर, ठीक है, सैनिक प्रचालन करना होता है, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस, इसको कंडक्ट करने का काम कौन करता है? ऑपरेशनल कमांड करता है, ठीक है, अपने एरिया में। देखिए हर चीज के, मैंने आपको बताया था हर कमांड का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है, तो वो अपने क्षेत्र में, ठीक है, जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा बात करें, ट्रेनिंग कमांड अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर प्राइमरी मिलिट्री हिस्ट्री इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग इज डन एट द एयरफोर्स एकेडमी। ठीक, देखिए ट्रेनिंग कमांड जो है, ठीक है, कमांड बैंगलोर के अतिरिक्त प्राथमिक सैन्य इतिहास भारतीय वायुसेना उड़ान का प्रशिक्षण एयरफोर्स एकेडमी में होता है। मतलब जो एयरफोर्स की एकेडमी है, ठीक है, बैंगलोर में, वहां पर एयरफोर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। आफ्टर दूधगिल हैदराबाद ऑपरेशन ट्रेनिंग इज डन एट सेवरल अदर स्कूल्स। देखिए अब इसके बाद जब डूंडी घल हैदराबाद में ये कार्यालय प्रशिक्षण हो जाता है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर उनको किसी और स्कूल्स में भी भेजा जाता है। क्लियर है? ठीक, तो समझ में आया आपको? 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं, और इनको लीड कौन करता है, इनको हेड कौन करता है? एयर फोर्स ऑफिसर, जो कि एयर मार्शल की रैंक का होता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? ठीक, ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नाउ व्हाट आर दी ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। अब देखिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के। सबसे पहला है सेंट्रल एयर कमांड, ये कहां पर है? इलाहाबाद यूपी में। ठीक, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद अब हो गया है प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में क्या है? सेंट्रल एयर कमांड। इसके अलावा बात करें ईस्टर्न एयर कमांड कहां पर है? शिलोंग मेघालय में। ठीक, तो ईस्टर्न एयर कमांड कहां पर है? शिलोंग मेघालय। इसके अलावा बात करें सदर्न एयर कमांड,
ठीक है, ये है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक, तो सदर्न एयर कमांड कहां पे है? तिरुवनंतपुरम केरला। इसके अलावा बात करें साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ये है गांधीनगर गुजरात में। ठीक, तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहां पे है? गांधीनगर गुजरात में। इसके अलावा बात करें वेस्टर्न एयर कमांड, तो वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर अगर हम बात करें तो 5 कमांड हैं इनके। सबसे पहला है सेंट्रल एयर कमांड जो इलाहाबाद में है, यूपी में। ठीक, ईस्टर्न एयर कमांड जो शिलोंग मेघालय में है जिसका हेडक्वार्टर, सदर्न एयर कमांड जो तिरुवनंतपुरम केरला में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो गांधीनगर गुजरात में है, और वेस्टर्न एयर कमांड जो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये इनके 5 जो हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ठीक है, 2 इनके जो हैं ट्रेनिंग कमांड भी हैं। ठीक है, 2 इनके मैंने फंक्शनल कमांड भी बताए थे। देखिए, मैंने आपको बताया था 5 ऑपरेशनल कमांड थे। ठीक, तो 5 ऑपरेशनल एयर कमांड में कौन कौन से हैं? सेंट्रल एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड और वेस्टर्न एयर कमांड। अब 2 फंक्शनल कमांड्स भी हैं इनके। ठीक है, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द एयर फोर्स। ठीक है, तो इनका काम है ट्रेनिंग वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह और एडमिनिस्ट्रेशन करना एयरफोर्स का। ठीक है, मतलब जो फंक्शनल कमांड होता है वो युद्ध क्षेत्र में काम नहीं करता। ठीक है, जो ऑपरेशनल कमांड होता है वही युद्ध क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, तो इनके 2 कमांड्स होते हैं। सबसे पहला कमांड है ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, जहां पर ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स ऑफिसर्स की, तो ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु कर्नाटका। और दूसरा जो है वो है मेंटेनेंस कमांड, ये है नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक, मेंटेनेंस कमांड कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये इनके 2 फंक्शनल कमांड होते हैं। ठीक है, तो कमांड समझ में आया। कमांड टोटल 7 कमांड होते हैं, 5 ऑपरेशनल कमांड होते हैं और 2 फंक्शनल कमांड होते हैं। और एयर मार्शल रैंक का ऑफिसर जो है वो इसको लीड करता है, हेड करता है। ठीक है, और इसमें 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2 फंक्शनल कमांड्स होते हैं। ठीक, कमांड समझ में आया। कमांड सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है एयरफोर्स का। इसके बाद आता है अगला विंग्स। ठीक, अगला बात करें तो अगला क्या आता है? विंग। ठीक, विंग का गठन अगर हम बात करें, विंग इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और 3 एयरफोर्स स्क्वाड्रंस एंड हेलीकॉप्टर यूनिट्स along with फॉरवर्ड बेस यूनिट्स। देखिए विंग कैसे बनती है, इसमें क्या करते हैं 2 से 3 एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस और हेलीकॉप्टर यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब एक विंग कब फॉर्म होती है? जब 2 से 3 एयरफोर्स स्क्वाड्रन और हेलीकॉप्टर यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है along with फॉरवर्ड बेस यूनिट। ठीक है, इसका चीफ ऑफिसर कौन होता है? ग्रुप कैप्टन। ठीक है, तो याद रखिएगा विंग का चीफ ऑफिसर कौन होता है? ग्रुप कैप्टन। ठीक है, और ये 2 से 3 एयरफोर्स स्क्वाड्रन और हेलीकॉप्टर यूनिट्स को कंबाइंड करके बनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो हमारे यहाँ अभी इंडिया में 47 विंग्स हैं, जिसमें 19 फॉरवर्ड बेस यूनिट्स इन दी इंडियन एयरफोर्स। तो अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर 47 विंग्स हैं और इसके अलावा 19 फॉरवर्ड बेस यूनिट्स। ठीक है, 19 फॉरवर्ड बेस यूनिट्स। तो विंग समझ में आया। विंग कैसे बनता है? 2 से 3 एयरफोर्स स्क्वाड्रंस या हेलीकॉप्टर यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। इसके बाद बात करें, अगला है स्क्वाड्रंस एंड यूनिट्स। ठीक है, अब स्क्वाड्रंस क्या होता है? ठीक, स्क्वाड्रन क्या होता है? फील्ड यूनिट्स अटैच टू अ स्टेशन आर कॉल्ड स्क्वाड्रंस। मतलब एक स्टेशन से जुड़ी हुई फील्ड यूनिट्स को स्क्वाड्रन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, फॉर एग्जांपल नंबर 2 स्क्वाड्रन इज लोकेटेड इन अंबाला। देयर आर द यूनिट्स दैट परफॉर्म द इनिशियल फंक्शन ऑफ द एयरफोर्स। देखिए कोई भी स्क्वाड्रन जो होती है, ठीक है, अगर वो किसी जगह पर लोकेटेड है तो जो सबसे पहला प्रारंभिक कार्य जो है वो करने का काम एयरफोर्स का कौन करती है? स्क्वाड्रन करती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताया गया, नंबर 2 स्क्वाड्रन कहां पर है? अंबाला में। इसमें अगर हम बात करें, अ फाइटर स्क्वाड्रन हैज 18 एयरक्राफ्ट्स, ईच ऑफ विच इज लेड बाय अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ विंग कमांडर। ठीक, देखिए हर फाइटर स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है,
जिनमें जिनको लीड करता है कमांडिंग ऑफिसर, जिसकी रैंक किसके बराबर होती है, विंग कमांडर के। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, स्क्वाड्रन कहलाता है। समझ में आया आपको? ठीक, तो स्क्वाड्रन समझ में आया। अगला बात करें, अगला होता है फ्लाइट्स। देखिए, स्क्वाड्रन की सब डिवीजन को फ्लाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वाड्रन की सब डिवीजन को क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। और इसको कौन करता है, स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, देखिए विंग को कौन करता है, स्क्वाड्रन को लीड कौन करता है, विंग कमांडर। और स्क्वाड्रन की जो सब डिवीजन होती है जिसको फ्लाइट्स कहते हैं, इसको लीड कौन करता है, स्क्वाड्रन लीडर। और आखिरी जो होता है वो होता है सेक्शन। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एयर फोर्स विच इंक्लूड्स 3 एयरक्राफ्ट। इट इज लेड बाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ये सेक्शन जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एयरफोर्स की। ठीक, इसमें 3 एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक, जिसको लीड कौन करता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक, समझ में आया आपको? तो आपको समझ में आई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनका। ठीक, सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले होता है सेक्शन। सेक्शन को लीड कौन करता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। इसमें 3 एयरक्राफ्ट होते हैं। उससे ऊपर आता है फ्लाइट्स। फ्लाइट्स सब डिवीजन होता है स्क्वाड्रन का, जिसको लीड करता है स्क्वाड्रन लीडर। उसके बाद आते हैं स्क्वाड्रन। फील्ड यूनिट्स जो स्टेशन से अटैच होती है उसी को बोला जाता है स्क्वाड्रन। और स्क्वाड्रन को लीड कौन करता है, विंग कमांडर। 18 एयरक्राफ्ट होते हैं स्क्वाड्रन में। ठीक, इससे ऊपर कौन होता है, तो मैंने आपको बताया विंग्स। ठीक, विंग्स का गठन 2 या 3 स्क्वाड्रन को मिलाकर के किया जाता है। ठीक, एवन फॉरवर्ड बेस की यूनिट को मिलाकर के। इसमें जो प्रमुख जो मेन ऑफिसर होता है वो होता है ग्रुप कैप्टन। ठीक है, वो कौन होता है, ग्रुप कैप्टन। ठीक है, और अभी तक भारतीय वायुसेना में 47 विंग्स और 19 फॉरवर्ड पोस्ट। ठीक, इसके ऊपर होता है, सबसे विंग्स के ऊपर होता है कमांड। मैंने आपको बताया 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2 फंक्शनल कमांड है इंडियन एयरफोर्स की। ठीक, और इनको लीड कौन करता है, एयर मार्शल। एयर मार्शल रैंक का ऑफिसर। समझ में आया आपको? तो इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एयरफोर्स का समझ में आया। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड स्पेस सेल, मैंने आपको बताया था ये इसरो के और मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस की मदद से इंटीग्रेटेड स्पेस सेल पे भी इसका फंक्शन होता है एयरफोर्स का। कैसे होता है? एन इंटीग्रेटेड स्पेस सेल has been set up which will be jointly operated by the 3 services of the Indian Armed Forces and the Department of Space and the Indian Space Research Organization to effectively utilize the country's space assets for military purpose। देखिए, इंटीग्रेटेड स्पेस सेल जो है, ठीक है, इसको स्थापित किया जाता है, जिसको सहायक तौर पर सभी लोग ऑपरेट करते हैं, तीनों फोर्सेस, तीनों सर्विसेज इंडियन आर्म फोर्सेस की। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके इफेक्टिवली, ताकि देश की आंतरिक स्थिति, अंतरिक्ष स्थिति, परिसंपत्ति का सैन्य उद्देश्य के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाए। मतलब टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द कंट्रीज स्पेस एसेट फॉर मिलिट्री पर्पस। ठीक, भारत का जो स्पेस है, ठीक है, एसेट है, वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें, दिस सेल विल यूज स्पेस टेक्नोलॉजी इन स्पेस सैटेलाइट। देखिए, आपने देखा हो कई बार निगरानी रखने के लिए, जैसे पर्टिकुलर किसी जगह पर अटैक करना है तो निगरानी रखने के लिए आपने देखा हो इसरो की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आपने एक पिक्चर देखी होगी उरी, जो उरी पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी के हमले के बाद, उसके ऊपर एक मूवी बनी थी। उसमें आप याद करिए, जब टेररिस्टों के लॉन्च पैड्स आइडेंटिफाई कर लिए गए थे तो उसके बाद इसरो की हेल्प लेकर के उस पर सैटेलाइट रखी गई थी ताकि वहां पर मॉनिटरिंग की जा सके। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया था। तो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की मदद से स्पेस टेक्नोलॉजी का भी और स्पेस सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। द इंटीग्रेटेड स्पेशल सेल विल वर्क in collaboration and cooperation with the 3 services and civil agencies related to space. At present, India has a few remote operating satellites. देखिए, ये जो ये जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है, ठीक है, ये आंतरिक से संबंधित नागरिक एजेंसियों आपस में सहयोग एवं सहकारिता से काम करता है।
वर्तमान में भारत के पास दूर से काम करने वाले कुछ उपग्रह हैं, रिमोट ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स। देखिए, रिमोट ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स उनको कहते हैं जो दूर से काम करते हैं। ठीक है, वो सैटेलाइट्स जो दूर से काम करते हैं। इसके अलावा बात करें, ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मिलिट्री सैटेलाइट केम टू बी यूज्ड फॉर द मिलिट्री। यद्यपि इन सब का प्रयोग सैन्य उपग्रहों के रूप में नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ को सेना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सभी का इस्तेमाल मिलिट्री सैटेलाइट्स के रूप में नहीं किया जाता, बट कुछ के लिए मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो समझ में आया, स्पेस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। क्लियर है, यहां तक पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा सारे। इसके बाद हम बात करें कौन कौन सी मेजर सैटेलाइट्स हैं, तो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, क्रोस्टोस्टैट 2, कैटोस्टैट 2A, कैटोस्टैट स्टैट 2B। ठीक, तो कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, कार्टोसैट 2, ये सब मेजर सैटेलाइट्स हैं। समझ में आ गई आपको? क्लियर हुआ ये? ठीक, अब हमें इसके बाद देखना है व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय एयरफोर्स की शाखाएं कौन कौन सी हैं, एयरफोर्स की ब्रांचेस कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स हैज मेनी ब्रांचेस दैट वर्क ऑन अ डेली बेसिस। देखिए, भारतीय वायुसेना की बहुत सारी शाखाएं हैं जो प्रतिदिन कार्य करती हैं। मेनली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। मेनली ये 3 शाखाओं में बटी होती है। सबसे पहली शाखा होती है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स। एक तो फ्लाइंग ब्रांच में क्या क्या होता है, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा बात करें टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच मतलब जो टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। भाई अगर फ्लाइट में कोई खराबी हो गई, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी हो गई, तो उनको टेक्निकल असिस्टेंस कौन देगा, वो कौन देगा, टेक्निकल ब्रांच। इसमें कौन कौन से होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक, इसके अलावा बात करें ग्रुप ड्यूटी ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी। इनकी ग्राउंड ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी। ठीक, तो प्रशासन, लेखा, साजो सामान, शिक्षा, मौसम विज्ञान, ये सारी चीजें कौन होती है, ग्राउंड ड्यूटी होती है। तो 3 ब्रांच होती है, 3 शाखाएं, फ्लाइंग ब्रांच जिसमें फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, टेक्निकल ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और ग्रुप ड्यूटी ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये एयरफोर्स की क्या है, ब्रांचेस। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्हाट आर द रैंक्स फॉर द कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देखिए, ये रैंक है। सबसे नीचे रैंक आती है फ्लाइंग ऑफिसर की। ठीक, उससे ऊपर आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट से ऊपर आते हैं स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर से ऊपर आते हैं विंग कमांडर, विंग कमांडर से ऊपर आते हैं ग्रुप कैप्टन। ठीक, फिर है एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक, तो एयर चीफ मार्शल और उससे ऊपर रैंक किसकी होती है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक, तो ये इनके क्या होते हैं, एयरफोर्स की रैंक होती है फॉर कमीशन्ड ऑफिसर्स की। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। क्लियर, ये पूरी रैंक होती है इंडियन एयरफोर्स। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उपकरण या युद्ध प्रणालियों में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं एयरफोर्स के द्वारा। तो व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड कॉम्बैट वेपन्स सिस्टम्स। एयरफोर्स में कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। द करेंट एयरफोर्स इज अ मॉडर्न एंड टेक्निकली स्किल्ड फोर्स, इट हैज अ वेराइटी ऑफ रूल्स। देखिए, अभी वर्तमान में जो वायुसेना है ना, ये एक आधुनिक एवं तकनीकी कौशल से युक्त सेना, आधुनिक और तकनीकी कौशल से युक्त सेना है। इनकी अनेक प्रकार की भूमिकाएं हैं, इट हैज वैरायटी ऑफ रोल्स। ओवर द ईयर्स इट हैज इवॉल्व फ्रॉम अ मिलिट्री टेक्निकल फोर्स टू अ ट्रांसओशियनिक वन। देखिए, विगत वर्षों में एक सैन्य तकनीक बल से प्रारंभ होकर पर महासागरीय
ट्रांस ओशियानिक मतलब परा महासागरीय में परिवर्तित हो चुकी है। मतलब पहले एक मिलिट्री टेक्निकल फोर्स थी, बाद में ये ट्रांस ओशियानिक बन गई। दिस मीन्स दैट द इंडियन एयरफोर्स कैन गो ऑन मिशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए, अब जो हमारी वायुसेना है वो दुनिया के किसी भी मिशन में जा सकती है। इट कैन गो इन एनी मिशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसीलिए क्या कहा गया है इसको, मिलिट्री टेक्निकल फोर्स से क्या बन गई है, ट्रांस ओशियानिक। Recently, it was used to bring Indians trapped in Iraq and Yemen safely to India. देखिए, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया इराक और यमन का एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन अभी ईरान में भी जो लोग फंसे थे तो उनको भी निकालने का काम कौन किया था, एयरफोर्स। It is technically capable and it has large aircraft like C-17 Globemaster, mid-air refueling aircrafts and remotely piloted aircrafts. देखिए, तकनीकी रूप से यह सक्षम है क्योंकि इनके पास बड़ी वायुसेना जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, बीच हवा तेल भरने वाला हवाई जहाज, आपने देखा हो एयर रिफ्यूलिंग होती है हमारे एयरक्राफ्ट्स की और वो एयर में ही हो जाती है। मतलब हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट्स है, ठीक है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग हवा में ही कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बताता है कि टेक्निकली हम कितना केपेबल है हमारी इंडियन एयरफोर्स। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें मेन इक्विपमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट्स और एयरक्राफ्ट्स यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्टर्स के रूप में या हेलीकॉप्टर्स के रूप में, ठीक है, तो कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइटर्स। फाइटर्स में सबसे पहले बात करें तो वो है सुको एमकेआई, सू एमकेआई। ठीक, ये 2 सीट वाला ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है जिसे रशियन इंजन्स ने बनाया। इट कैन कैरी मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 2500 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो सू ओ एम के आई ये एक 2 सीटर ट्विन इंजन रशियन इंजन इसमें लगा हुआ है, मल्टी रोलर फाइटर है। इसमें मीडियम एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल को भेजा जा सकता है। दूसरा है मिराज 2000। इट इज अ सिंगल सीट फ्रेंच ऑल व्हील ड्राइव मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 2495 किलोमीटर पर आवर। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग गन्स एंड मिसाइल्स टू रिमोट लोकेशंस। मिराज 2000 जो है इसके जरिए हम गन्स और मिसाइल्स को रिमोट लोकेशंस में भेज सकते हैं। इसके अलावा बात करें मिग 29। दिस ट्विन इंजन सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रशियन टेक्नोलॉजी। मिग 29 हमने किससे लिया है, रशिया से। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है, 2445 किलोमीटर पर आवर। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग अ 30 mm कैनन एंड वेरियस मीडियम रेंज रडार्स एंड गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, मतलब ये इनकी क्षमता है कि ये 30 mm कैनन, ठीक है, और 30 mm की तोप तथा मिसाइलें जो हैं रडार, मीडियम रेंज रडार एंड गाइडेड मिसाइल्स, इनको कैरी कर सकता है मिग 29। इसके अलावा बात करें मिग 27। इट इज अ सिंगल इंजन सिंगल सीट रशियन फाइटर प्लेन with a speed of 1700 kilometers per hour. It can carry a cannon and up to 4000 kg of cargo. तो मिग 29 का और मिग 27 का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करें मिग 21। बाइसन इज अ सिंगल इंजन एंड सिंगल सीट रशियन एयरक्राफ्ट। इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स मिग 21। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 2230 किलोमीटर पर आवर। It is capable of carrying a 23 mm twin barrel cannon along with close combat missiles. मिग 21 एक तरीके से भारतीय वायुसेना का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, इसमें 23 mm की 2 बैरल तोप, इसके अलावा क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को साथ ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा बात करें जैगुआर। दिस ट्विन इंजन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच टेक्नोलॉजी। देखिए, जैगुआर जो है ये भारत और फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1350 किलोमीटर पर आवर। इट इज फिटेड विद गन्स एंड कैरी 4750 kg ऑफ बॉम्ब्स एंड अदर टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक, इसके अलावा बात करें रफाल।
राफेल हमने फ्रांस से लिया है और हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स। ठीक, और इसके अलावा तेजस। ठीक, तेजस हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो हमने खुद बनाया है और ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक, इन सब में तेजस जो है वो एक लौता है जो भारत का बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी हमने फ्रेंच या रशिया से लिए। तो ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स यूज किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक, अब मैंने आपको बताया कई सारे ट्रांसपोर्टर भी यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टर में सबसे पहला है C-130J। These aircrafts are intended for dropping supplies, evacuating casualties, and helping in disaster management. Can take off from small and artificial surface. C-130J का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को इवैक्यूएट करने में, कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करने में, कोई सप्लाईज भेजने के लिए। इसके अलावा C-17 It can carry 40 to 70 tons of materials at a speed of 4,200 to 9,000 kilometers. मतलब C-17 जो हेलीकॉप्टर है, मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्टर है, ये 40 से 70 टन मटेरियल्स को सप्लाई कर सकता है। IL-76 This four-engine aircraft is a boon for the army. It is made in Russia. It flies at a maximum speed of 850 kilometers per hour. It can carry 225 para soldiers और 40 tons of goods. IL-76 जो है 225 पैरा सैनिकों और 40 टन सामान ले जा सकता है। ठीक है, और ये रशिया का बना हुआ है। ये सब नोट करते चलिएगा। अगला बात करें AN-32। The Russian twin-engine aircraft can carry 39 paratroopers and a maximum of 6 to 7 tons of cargo. मतलब AN-32 क्या है, एक रशियन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो 39 पैराट्रूपर्स को और 6 से 7 टन कार्गो को ले जा सकता है। इसके बाद है एवरो, AVRO। It is a British twin-engine aircraft which can carry 48 paratroopers and 6 tons of materials at a speed of 452 kilometers per hour. 48 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है AVRO। फिर इसके बाद है डॉर्नियर। डॉर्नियर क्या है, एक जर्मन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो 19 सोल्जर्स और 2057 kg ऑफ वेट को ले जा सकता है। इसके अलावा बात करें बोइंग 737-200। This VIP passenger aircraft of American origin can carry 60 people at a speed of 943 kilometers per hour. ठीक, VIP पैसेंजर एयरक्राफ्ट बोइंग। ठीक, इसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स में है Mi-25 और Mi-35। This twin engine turboshaft assault and anti-armor aircraft can carry 8 soldiers along with a rotary gun, 1500 kg of materials and anti-tank missile. Mi-25 और 35। इसके बाद बात करें चेतक। This single engine French helicopter is capable of carrying 6 persons and 500 kg of weights. चेतक। नेक्स्ट बात करें Mi-26। This Russian aircraft with turboshaft twin engine can successfully carry 70 soldiers and 20 tons of materials. मतलब 70 सैनिकों को और 20 टन सामग्री को ये ले जा सकता है Mi-26। इसके बाद बात करें Mi-17V5। ये एक पोटेंट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म, ये एक प्रबल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म। क्लियर, तो ये सारे इक्विपमेंट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स यूज करता है। क्लियर, तो यहाँ पर आकर के हमारा आर्म फोर्सेस में भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो है अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए, आपने नाम सुना होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा असम राइफल्स का। ठीक, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सशस्त्र सीमा बल का। ठीक, तो ये सब ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक, जो कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हेल्प करते हैं। ठीक, तो अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हम पढ़ेंगे हमारे जो स्पाई या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बारे में। जैसे हमारे पास IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे पास रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनके बारे में हम
पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटेलिजेंस और स्पाई एजेंसीज भी दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो आपको डिविजन्स एंड स्पाई एजेंसीज भी दिया हुआ है। क्लियर? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी सी भी हमारे इस लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।